दिए हुए तुरशे की महलूली हरारत मालूम करें कि हमने क्या करना है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है ना। दिए हुए तुरशे की महलूली हरारत का मतलब क्या है कि आपने हीट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। यानी हमारा जो हमने आज जो करना है वो है हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। यानी दिए हुए तुरशे की महलूली हरारत मालूम करें, इसका मतलब ये है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन आपने फाइंड करनी है। अच्छा, हीट ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कोई आइडिया सॉल्यूशन का? सर सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। हाँ, यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। उसमें से वो चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी हेल्प से उसको ऑब्जर्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को हमें डिज़ोल्व करना होता है वो सॉल्यूट है, और जिस में डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है। ठीक है। या आमतौर पे आप जो पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि जो चीज़ कम मिकदार में होती है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो अब सॉल्यूट में जब आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके दौरान क्या हो सकता है? या तो हरारत जज़्ब होगी या खारिज होगी, यानी उसमें से या तो हीट जज़्ब होगी या खारिज होगी। ठीक है ना। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जब किसी शय को या किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से या तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, कि या तो हीट उसके अंदर से क्या होगी, खारिज होगी, और या फिर हीट उसके अंदर से जज़्ब होगी। यानी इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं? आप लोगों में से हो सकता है कि कभी किसी ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अगर आप बीकर को हाथ लगाएं तो आपका बीकर गर्म हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से हीट जो है वो खारिज होती है, यानी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि वो आपका जो बीकर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गया हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? यस सर। ठीक है। यानी हीट ऑफ सॉल्यूशन आपको समझ आ गया कि जब आप क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के नतीजे में उसमें से जो अमाउंट ऑफ हीट खारिज या जज्ब होती है उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब इसके यस अंदर सर। एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होगा। अगर हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन में ये आता है कि जब आप किसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके नतीजे में जो हीट खारिज या जज्ब होती है उसको कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। यानी क्या होगा, पहले हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि सॉल्यूट की हमें कितनी अमाउंट लेनी है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन की, तो उसमें आपको जहन में रखना है कि आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता क्या है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है ये बहुत ही आसान चीज़ है। वो कैसे कि आप क्या करते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम का 23 होता है और क्लोराइड का 35.5 होता है, तो अब आप 23 और 35.5 को जब आप ऐड करेंगे तो वो 58.5 हो जाएगा। तो ये जो 58.5 होगा ये क्या शो करेगा कि ये आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस NaCl का हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ये सर ये तो एटॉमिक नंबर है ना, 23 और वो। हाँ, ये एटॉमिक नंबर हैं जिनको आप ऐड करते हैं तो वो बन जाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, और जो मॉलिक्यूलर मास जो सर होता है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होता है। यानी किसी भी यस चीज़ सर। का अगर आप मॉलिक्यूलर मास लेते हैं तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है ना क्या होता है? ये आपके पास होता है NaOH। NaOH जो है इसमें Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1। सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा? 40। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 40 हाइड्रोजन का 1। ठीक है, 40 हो गया। 40 इसके जो 40 ग्राम अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो आप उसको जब आप 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1 मोलर बनेगा, यानी 1 मोल कितना होगा? 40 ग्राम्स का होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसी भी चीज़ का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसका 1 मोल के इक्वल होता है। अगर हम Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स की शक्ल में लेते हैं तो उसके अंदर 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आयनिक फॉर्म में है तो आयंस होते हैं। अच्छा, इसका अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल सॉल्ट है उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा डालते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डिसॉल्व करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, जितना वो डिसॉल्व हो चुका है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने क्या किया, उसके अंदर और डाल दिया। जब आपने और डाल दिया वो डिसॉल्व नहीं हुआ, जो नहीं डिसॉल्व हुआ वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी आपने जो डिसॉल्व किया सही से, जो डिसॉल्व हो गया वो हो गया सैचुरेटेड, जो नहीं डिसॉल्व हुआ वो हो गया अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब जो नहीं डिसॉल्व हुआ हम चाह रहे हैं वो भी डिसॉल्व हो जाए, तो वो कैसे होगा? हीट करेंगे सर। यस, आप हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो जो डिसॉल्व नहीं हुआ था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड आपका है कि आपने नॉर्मल कंडीशन में डिसॉल्व किया, जितना डिसॉल्व हो गया वो सैचुरेटेड है। मजीद जो डिसॉल्व करने की कोशिश की नहीं डिसॉल्व हुआ वो अनसैचुरेटेड है, और जो नहीं डिसॉल्व हुआ उसको आपने हीट करके डिसॉल्व किया वो हो गया सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है मुझे बताना है एंड में कि हमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे ये देख रहे होंगे आप, एक बॉक्स के अंदर मैंने हाईलाइट किया है जिसमें लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू 4.606 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई बाई T1 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग V2 अपॉन V1। सबको नज़र आ रहा है या नहीं? यस सर। ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये ओके सर। फार्मूला है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। यानी हमने क्या करना है कि ये जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। कौन कौन से 4 वेरिएबल्स का? T1, T2, V1, T2। यानी इनिशियल यस सर। टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर का पता होना चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का। अच्छा, यस अब इसके सर। अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि ये यहाँ पे 4 ये कांस्टेंट है सर। 4.606 भी है। ये ये फार्मूला कांस्टेंट है है। ना सर? हाँ, ये कांस्टेंट है। ये आया कहाँ से ये कांस्टेंट? ये वाइवा में क्वेश्चन किया जा सकता है। असल में ये जो था ना आपके पास, ये जो फार्मूला था ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक वैल्यू ऑफ आर से और दूसरा लॉग की जगह एल एन मौजूद था। ठीक है ना, यानी दो चीज़ें मौजूद थी, एक आर था और एक एल एन था। आर की वैल्यू जो थी वो थी 1.987। ठीक है,
और ln जो है वो उसको हम log में कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या होता है 2.303। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जो प्रैक्टिकल करना है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो करना है वो है बेंजोइक एसिड को यूज करना है। यानी किसे यूज करना है? बेंजोइक एसिड को। आपके पास एक होगी वाच गिलास, उसके अंदर आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। यानी आपके पास क्या होगा? वाच गिलास देखी है ना आप सबने, ये सर दोबारा इंटर में वाच गिलास देखी थी आप सबने? वो एक डिश होती है जिसके अंदर केमिकल वगैरह मिलता है आपको। यस सर, सिलेंडर ना? नहीं, सिलेंडर नहीं। सर ग्लास बीकर? नहीं, ग्लास बीकर भी नहीं। वो होती है, वो शीशा सा होता है जिसमें केमिकल आपको मिलता है, उसे कहते हैं वाच गिलास। मतलब सर 100 ml वगैरह जो लिखे हुए होते हैं। यस सर, यही तो है ना सर, इसको ग्लास बीकर कहते हैं। हाँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ। देख रहे हैं? यस सर। सर चलिए दिखाएं। अभी देख लेते हैं। सर आप कैसे दिखाएंगे? ये आपने देखी होगी, ये है वाच गिलास। देखा है ना ये सबने? यस सर। ये वाले जो गिलास होती है इसे वाच गिलास कहते हैं। कोई आपने केमिकल लेना हो तो आपको इसके अंदर मिलता है। अच्छा, अब जो है अब हम इसमें यूज कर रहे हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, यानी हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं? बेंजोइक एसिड यूज करेंगे। अगर हम बेंजोइक एसिड के फार्मूले की बात करें तो फार्मूला आपके सामने मौजूद है। ये जो है ये इसका फार्मूला है बेंजोइक एसिड का, यानी बेंजीन रिंग है और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी ये क्या है? आपके पास एक बेंजीन रिंग है और दूसरा क्या है इसके साथ, यानी ये आपके पास ये पूरे का पूरा एक बेंजीन का फार्मूला है जिसमें बेंजीन यानी इसका फार्मूला है और साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला। अच्छा, अब ये जो सॉल्ट है ये देखने में कैसा लगता है वो हम अभी देख लेते हैं। ये एक वाच गिलास है जिसके अंदर बेंजोइक एसिड आपको नजर आ रहा होगा।
सही है, सबको नजर आ रहा है ना यहाँ पे? यस सर, नजर आ रहा यस सर। हाँ, ये आपके पास है, ये बेंजोइक एसिड है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये जो आपके पास बेंजोइक एसिड पड़ा है इसका आपने पेस्ट बनाना है। क्या करना है? पेस्ट है। बनाना टेस्ट में है। अच्छा, इस क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी है? सर हाँ, फिलहाल तो दो सादिया, तीन कितनी हैं। गर्ल्स हैं टोटल? एक हरीम है, मुकद्दस है, निम्रा है और सादिया, यानी 4 गर्ल्स हैं, है ना? अच्छा, अब ये जो 4 गर्ल्स हैं चारों, ये बताएं कि आप लोगों ने कभी कस्टर्ड बनाया है? यस सर। कैसे बनाते हैं? पहले तो दूध को बॉईल करके रख लेते हैं और अलग से एक थोड़े से दूध के अंदर हम कस्टर्ड को सॉल्व करके फिर उस वाले दूध के अंदर डाल देते हैं। सही। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? मालूम नहीं। अच्छा, मैंने तो सुना था कि वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं और उसको डिसॉल्व करते जाते हैं। ये सर पहले अलग उसको एक थोड़ा सा बना के फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। अच्छा, अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? वो एक जगह तो पे जमा हो उसके जाएगी। हाँ, जियाउल्ला, आप क्या कह रहे हैं, क्या होगा? वो एक जगह पे पूरा जमा हो जाता है सर वो। इसकी गुठलियां सी बन जाएंगी, है ना? यस सर, यस। यस सर। असल में वैसे तो मैंने आज तक बनाया नहीं, खाया है, लेकिन डिस्कस कर करके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बना लूँगा। अच्छा, अब उसके अंदर क्या होता है कि वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और उन गुठलियों को ख़त्म एक तरीके से किया जा सकता है कि आप अगर उसका पहले पेस्ट बना लें, मलीदा सा बना लें, बिल्कुल बारीक पतला पतला सा। जब आप पेस्ट बना लेंगे तो उसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। सही है। यस। इसी तरह से अब आपने वो जो पेस्ट बनाना है, जैसे उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि गुठलियाँ ना बने तो पेस्ट बनाते हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ भी ये जो आपके पास बेंजोइक एसिड है, इसको आपने पहले फॉर एग्जांपल इतनी सी जगह पे आपने पानी डाला। पानी डालने के बाद जो स्टीरर होता है, ग्लास रॉड तो सबने देखा हुआ है ना? यस सर। हाँ, आपने ग्लास रॉड के साथ उसको ना हिलाते जाना है। फिर जब ये वाला पूरा एक पेस्ट सा बन गया, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा और पानी डाला, इसको डिसॉल्व कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक डिसॉल्व कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक डिसॉल्व कर लिया, फिर आपने यहाँ तक डिसॉल्व कर दिया और फिर ये वाला पूरा डिसॉल्व कर लिया। अब ये पूरे का पूरा आपका बन जाएगा पेस्ट। ये पेस्ट कैसा बनेगा? ये पेस्ट ऐसा बनेगा कि अगर आप उंगली से चेक करते हैं लगा के, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्म सा है। अब आपके पास जब ये हो जाएगा, अब ये आपका पेस्ट तैयार हो गया। अब आप कर क्या रहे हैं? आप बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इसको पानी में डिसॉल्व नहीं कर रहे। पहले आप क्या कर रहे हैं, वाच गिलास के ऊपर उसका पेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट बनाने के बाद अब आपने उसको 250 ml के बीकर में डाल देंगे, जो कि पानी इसके साथ फिल किया हुआ हो, या आप एक काम कर सकते हैं कि वाश गिलास को आपने एक साइड से पकड़ लेना है। पकड़ लिया आप सबने वाश गिलास को? हाँ, यस सर। बताएं, जल्दी से बताएं, पकड़ा है या नहीं पकड़ा? लगता है आप लोगों की विजुअलाइजेशन बहुत ही वीक है। मैथ में तो आप बहुत ज्यादा सपोज करते हैं, मैथ वाले हैं ना आप लोग, उसमें यस तो सर, बहुत। यहाँ पे भी आप सपोज कर रहे हैं कि आपने ये जो वाश गिलास है पकड़ इसको लिया। पकड़ लिया। पकड़ लिया। यस सर। अब आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दें। यस सर। नीचे आपने बीकर रखा हुआ है, ठीक है? नीचे आपने क्या किया हुआ है? बीकर रखा हुआ है। बीकर भी दिखाई देता हूँ, शायद भूल गए हों कि कैसा होता है। नहीं सर, देखा है। अच्छा, फिर अच्छी बात है। अब आपने क्या किया कि एक बीकर आपने ले लिया, बीकर विद वाटर कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि इसमें पानी डालना है। अच्छा, अब आपने क्या किया, बीकर ये लिया, आपके पास आ गया बीकर है, इसके अंदर आपके पास वाटर भी मौजूद है। अब आपने ऊपर से क्या किया, उसको तिरछा करके पकड़ा हुआ है। जब आपने तिरछा करके पकड़ा है तो अब क्या होगा?
को इसके अंदर लेके जाएगा। अब जब आपने तिरछा किया तो अब जो उसका पेस्ट है वो इसके अंदर आना शुरू होगा, लेकिन कैसे आएगा? आपने एक किसी और कंटेनर में, या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फ्लास्क होगी, फ्लास्क में से आपने तिरछे के ऊपर पानी डालते जाना है, तो वो जितना भी है वो डिजॉल्व होकर सारे का सारा इस बीकर के अंदर आ जाएगा। या सारे का सारा कहाँ पे आ जाएगा? बेंजोइक एसिड इस बीकर के अंदर। वाटर के अंदर। जब इसके अंदर आ जाएगा कि तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है? जब इस बीकर के अंदर आ गया, अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल कैलिब्रेशन की हुई है। इस कैलिब्रेशन में आपके पास ये वाला जो मार्क है, ये जो मार्क है, हम ये फॉर एग्जांपल है कितने का है? 250 ml का है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ तक पानी को फिल करके अब आप क्या करेंगे? इस स्टीरर के साथ इसको डिसॉल्व करते जाएंगे। अब सही से डिसॉल्व हो गया तो अब क्या हुआ? आपका बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, सबको समझ आ गया कि बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन कैसे तैयार करना है? पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने 250 ml तक वाटर फिल करके उसके अंदर आपने उसका सॉल्यूशन बनाना है। इसमें करेंगे क्या, जितना इसमें पानी है पहले इतना सा पानी रखेंगे, फिर ऊपर से वो वॉश ग्लास को जो है, यानी आपने किस्म का धोना है, पानी डाल के वो खुद ब खुद अंदर आता जाएगा। जब वो सारे का सारा अंदर आ जाएगा, फिर आपने 250 ml तक पानी को फिल किया, उसको डिसॉल्व कर लिया, अब आपका बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन तैयार हो गया। हाँ, ये सबका सॉल्यूशन तैयार हो गया बेंजोइक एसिड का। यस सर, हो गया। सही, जबरदस्त। अच्छा, अब आपका जब बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन तैयार हुआ, अब आपने क्या करनी है? टाइट्रेशन। अब आपने क्या करना है? टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेशन कैसे करेंगे? आपने केमिकल से करेंगे। अब आपने करनी है टाइट्रेशन। अच्छा जी, अब जो आप टाइट्रेशन करेंगे, कौन सी केमिकल? एक तीर से हम 2-3 शिकार कर लेते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऊपर का जो हिस्सा है आपके पास, ये जो है, ये ऊपर, ये क्या चीज़ है? ब्यूरेट सर। सही, वेरी गुड, ब्यूरेट है। अच्छा, अब ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है? NaOH। ठीक है, क्या डाल दिया आपने इस ब्यूरेट के सोडियम अंदर? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो फ्लास्क है, इसके अंदर आपने बेंजोइक एसिड लेना है 10 ml। क्या लेना है आपने? बेंजोइक एसिड लेना है 10 ml। बेंजोइक एसिड आप लेंगे कितना? 10 ml। 10 ml आप बेंजोइक एसिड इसमें लेंगे। अच्छा, लेकिन 10 ml बेंजोइक एसिड लेना कैसे है? कैसे लेंगे? कोनिकल फ्लास्क। आपके पास ये जो बीकर है, इस बीकर में आपने क्या करना है? 10 ml। इस बीकर को आपने इस तरीके से करना है कि इसके अंदर आपने पहले तो फनल लगानी है। क्या लगानी है? सर किसी दूसरे फ्लास्क में नहीं डाल सकते? फिल्टर पेपर वाली फनल लगानी है। फनल कैसी लगानी है? फिल्टर पेपर वाली। यस सर। जैसे ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें होता क्या है कि आपके पास एक आपको फिल्टर पेपर दिया जाएगा जो 4 फोल्ड होगा, लेकिन इसके अंदर जो है आप क्या देख रहे हैं कि ये फनल के ऊपर लगाया हुआ है। हमने फनल के ऊपर नहीं लगाना। हमने क्या करना है? हमने डायरेक्ट बीकर के अंदर डालना है। यस नहीं, सर। हमने क्या करना है? इसको डायरेक्ट बीकर में डाल देना है। ऐसा क्यों करेंगे? यानी हमने ये वाला काम करना है। जिस तरह इसके अंदर इन्होंने फनल बना के बीकर के अंदर डायरेक्ट डाल दी है,
अब आपने इसी तरह से ये काम करना है कि आपने इसको क्या करना है कि बीकर के अंदर डाल देना है। कैसे करना है कि आपका जो फिल्टर पेपर है उसको 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड समझते हैं ना? उसकी यस 4 सर। तह बनानी है आपने। ये जो 4 तह होंगी, आपने इसको क्या करना है, इन 4 की 4 तहों को इनमें से 3 साइड एक तरफ करनी है और एक साइड एक तरफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? गोल कौन की शक्ल में सर? फिर क्या बन जाएगा? फिल्टर कौन की पर, शक्ल में? हाँ, फनल बन जाएगी। वो जो फनल होगी आपने उसको दोनों साइड से पकड़ के आपने क्या करना है कि बीकर के अंदर डाल देना है। अच्छा, जब आप बीकर में डालेंगे तो क्या होगा कि नीचे से जो डिजॉल्व बेंजोइक एसिड होगा वो फिल्टर पेपर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है? वो जो फिल्टर पेपर के अंदर जो होगा वहां से आपने पाइपेट के जरिए 10 ml लेना है। पाइपेट पता है ना कैसी होती है? यस सर, पता है। सही है। अब आपने क्या करना है कि उस पाइपेट के जरिए आपने इसमें से 10 ml लिया। 10 ml यस लेने सर। के बाद आपने फिल्टर पेपर की फनल बनाई थी उसमें से 10 ml लिया। लेने के बाद इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया। अच्छा, जब आपने इस फ्लास्क के अंदर डाला, डालने के बाद 2 ड्रॉप्स आपने फिनोफ्थलीन के डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, 2 ड्रॉप्स किसके डालने हैं? फिनोफ्थलीन के। अच्छा, जब फिनोफ्थलीन के डालेंगे अब आप क्या करेंगे, ऊपर से इसमें डालते जाएंगे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तरह का ये पिंक कलर नजर आना शुरू होगा। अब फिर शेक करेंगे, पिंक कलर गायब हो जाएगा। इसी तरह से करते कराते फिर क्या होगा, आपके पास एंड में इस तरह का लाइट पिंक कलर जब आ जाएगा वो आपका होगा एंड पॉइंट होगा, जिसको इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप फिल्टर पेपर की रीडिंग आपने 0 से स्टार्ट की थी, फॉर एग्जांपल 3 या 3.5 पे जो है वो आपके पास ये आ गया। ठीक है ना? यानी अब आपने क्या किया कि मैंने आपको बताया था कि आपने क्या किया कि वो 10 ml आपने पाइपेट आउट किया उस बीकर के अंदर जो आपने फिल्टर पेपर की फनल बनाई थी उसमें जो लिक्विड आया था। अगर फॉर एग्जांपल के लिक्विड कम आया तो आप थोड़ा सा और वेट करेंगे, फिर और आ जाएगा। आपने इसको 10 ml पूरा करना है। करने के बाद इसमें डाल दिया। डालने के बाद 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन के डाल दिए। डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसको टाइट्रेट करवाएंगे, तो जब लाइट पिंक कलर आ जाए तो वो आपका एंड पॉइंट होगा। अगर आपने 0 से रीडिंग स्टार्ट की थी तो फॉर एग्जांपल के 4 ml पे जो है वो लाइट पिंक कलर आ गया, तो आपकी इनिशियल रीडिंग 0 होगी और फाइनल रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि ये काम कर लिया। अब क्या होगा कि अब जब ये होगा, अब इसके अंदर जो है ये आपको ये 2 चार्ट नज़र आ रहे होंगे। इन 2 चार्ट्स में ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 ml। इस जगह पे लिखा हुआ है 0 ml। ये वो वाली रीडिंग है जो आपकी इनिशियल रीडिंग थी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। फिर क्या हुआ है, इन्होंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। आप एक काम करें, यहाँ पे लिख लें 3.5। हाँ, नोट कर लिया सबने? यानी साथ साथ में आपको वैल्यूज भी बताता जा रहा है। हाँ भी बच्चों, सबने नोट कर लिया? 3.5 आप लेंगे फाइनल रीडिंग। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? सिंपल सी बात है, 3.5 में से 0 माइनस करोगे तो 3.5 ही आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.5। सही है। अब आप यहाँ पे जो है सेकंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल रीडिंग आपकी क्या होगी? 3.5। अब आपने 3.5 से स्टार्ट किया। अब दोबारा से आपने क्या करना है कि वो बीकर जिसमें आपने फिल्टर पेपर वाली फनल बनाई थी, फिर आपने 10 ml लिया। 10 ml लेने के बाद आपने उसको अगेन आपने क्या किया, अगेन आपने फ्लास्क में डाल दिया।
फिर लाइट पिंक कलर आएगा। वो जो लाइट पिंक कलर होगा वो फॉर एग्जांपल आपका आया है 8 के ऊपर, कितने पे आया? 8 ml पे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आपकी रीडिंग जो है ये थी 3.5 इनिशियल रीडिंग, और फाइनल रीडिंग आपकी आ रही है 7 पे, 7 ml। तो डिफरेंस कितने का 7 कह रहा हूँ, 8 बताया था ना मैंने, चले 7 ही रख लें, इसकी आ गई 7। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 3.5। आपने 3.5 से स्टार्ट किया, फिर सेकंड रीडिंग आपकी 7 ml पे आई, यानी 7 ml पे आपका लाइट पिंक कलर हुआ, तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 3.5 का ही आएगा ना? यस सर, 3.5। हाँ, अब आपने क्या करना है, तीसरी रीडिंग लेनी है। अच्छा, अगर तो 2 रीडिंग सेम आ गई, फिर आपको तीसरी रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह हमारे पास इसमें सेम आ गई। लेकिन अगर सेम नहीं आती तो आप क्या करेंगे कि फिर आप इसको एक और रीडिंग लेंगे ताकि आप इसका मीन निकाल सकें, यानी इसकी एवरेज निकाल सकें। अब आपने क्या किया, 7 के ऊपर आपने स्टार्ट किया इनिशियल रीडिंग, और किस तरह से करेंगे वही आपने बीकर के अंदर से वो जो फिल्टर पेपर है वहां से 10 ml लिया, फ्लास्क के अंदर डाला, 2 ड्रॉप्स फिनोल्फथालीन के डाले, फिर उसको टाइट्रेट किया NaOH के साथ। फिर आपकी रीडिंग फॉर एग्जांपल कि आपकी आ जाती है रीडिंग इसमें 11 आ जाती है। अब अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 4। हाँ, 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, 3.5 वैसे तो 2 सेम आ गई, तो आपका जो मीन है वो आ जाएगा 3.5 ही आ जाएगा। लेकिन अगर तीनों डिफरेंट हैं, जैसे एक 3 है, एक 3.5 है, एक 4 है, 3 डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे यकसा पढ़ाई, यानी यूनिफॉर्म रीडिंग में आप वो लिखेंगे। अच्छा, अब जब ये जो आपके पास यकसा पढ़ाई या यूनिफॉर्म रीडिंग या एवरेज आंसर आया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपका जैसे 3.5 आया था तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3.5 लिख दिया, यानी क्या लिखा, NaH का इस्तेमाल शुदा है जब, यानी वॉल्यूम ऑफ NaH यूज जो है V1 जो है वो आपका 3.5 आ गया। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करेंगे ऊपर थोड़ा सा देखें, ये जो मुशाहिदात लिखा हुआ है नजर आ रहा है ना सबको? इन मुशाहिदात में ये देखें, ये लिखा हुआ है गर्म करने से पहले महलूल का दर्जा हरारत, यानी टेम्परेचर ऑफ बेंजोइक एसिड बिफोर हीटिंग, कि हीट करने से पहले बेंजोइक एसिड का जो टेम्परेचर है उसको हम T1 कहेंगे। ये अगर आपका फॉर एग्जांपल के इस वक्त रूम टेम्परेचर आपका 30 होगा, अगर 30 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी 30 डिग्री आपका है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 303 हो जाएगा। हाँ, यानी ये हो जाएगा 30 प्लस 273। तो क्या आंसर आ गया? 303। ये आपका हो गया T1। ये क्या आ गया आपका T1, यानी बिफोर हीटिंग जो है वो टेम्परेचर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे देखें, ये लिखा हुआ है गर्म करने के बाद NaOH बेंजोइक एसिड के दरमियान मायरा का मतलब होता है टाइट्रेशन, कि अब यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जो आपके पास जो बीकर है उसके अंदर जो फिल्टर पेपर है उसको आपने निकाल के डस्टबिन में फेंक देना है। क्या करना है आपने, वो जो बीकर है जिसके अंदर आपने फिल्टर पेपर वाली फनल बनाई हुई थी उसमें से वो फिल्टर पेपर निकाल के डस्टबिन में फेंक देना है। क्या करना है आपने, फिल्टर पेपर को डस्टबिन में फेंक देना है। फेंक देंगे। हाँ, जब आपने उसको डस्टबिन में फेंका, अब आप उसको हीट करेंगे। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, उस बीकर को हीट करना है। कितना हीट करना है?
हाँ भी कितना हीट करें? जैसे ये देखें, ये आपके पास ये बीकर है जिसके अंदर वो बेंजोइक एसिड है, आपने यहाँ से फिल्टर पेपर निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया। अब आप इसको हीट करेंगे। हीट कितना करना है? पहले आपने, अगर आपका टेम्परेचर अगर 30 था, तो अब आपने इसको 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर देना है। 40 डिग्री तक आपने इसे हीट करना है। हीट किस तरह से करेंगे? आपने इसके अंदर थर्मामीटर भी रखना है, ठीक है ना। यानी दूसरा काम आपने क्या करना है, इसके अंदर थर्मामीटर भी रखेंगे। थर्मामीटर क्यों रखना है? ताकि आपको टेम्परेचर भी नजर आता रहे, ठीक है ना। यानी आपने क्या करना है, 30 डिग्री तक था, आप जब थर्मोमीटर अंदर होगा तो आप देखेंगे जब 40 तक पहुंच गया तो आपने बर्नर को बंद कर देना है, यानी आपने इसको हीट देना बंद कर देना है। अब आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, जो बेंजोइक एसिड होगा, अब ये कौन सा बेंजोइक एसिड होगा? सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा या सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड होगा। यानी अब जो डिसॉल्व नहीं हुआ था, अब आपने थोड़ा सा और डिसॉल्व करवा लिया 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करवा के। अच्छा, 10 डिग्री टेम्परेचर हम इसलिए देते हैं कि जो मेजरेबल चेंज आता है वो 10 डिग्री के बाद आता है। या ये कह लें कि जितना पहले डिसॉल्व हुआ होता है वो उसका डबल और डिसॉल्व हो जाएगा। अगर डबल नहीं हो तो तकरीबन उसका हाफ और डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि इसको जब हीट कर लिया, हीट करने के बाद दोबारा से आपने एक फिल्टर पेपर बना के इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद फिर आपने इसमें से क्या करना है, 10 ml लेना है, फ्लास्क के अंदर डाला, 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलीन के डाले। डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलीन के डालने के बाद अब आपने उसको अगेन टाइट्रेट करवाना है। अच्छा, जब आप इसको टाइट्रेट करवाएंगे, अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने पहली रीडिंग कितने पे ख़त्म की थी? 11 पे। यस सर। अब आप इनिशियल रीडिंग 11 रख सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप बीकर को दोबारा से 0 तक फिल करें, फिर आप 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने 11 से स्टार्ट किया, अब आपने उसको टाइट्रेट किया। जब टाइट्रेट किया तो आपकी जो रीडिंग आई वो फॉर एग्जांपल आपके पास आ गई कितनी, ये आ गई 15 पॉइंट फॉर एग्जांपल 15.1 आ गई। 15.1 आएगी तो डिफरेंस कितने का आएगा? 15.1 माइनस 11, 4.1। 4.1 का डिफरेंस होगा। गुड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट रीडिंग आपने स्टार्ट कर दी 15.1 से। 15.1 से स्टार्ट करते हैं। फिर आपने किस तरह से करना है, वही वो जो बीकर के अंदर आपने जो फनल बना के डाली थी उसमें से फिर 10 ml पाइपेट आउट किया, फ्लास्क के अंदर डाला, 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलीन के डाले, फिर टाइट्रेट करना शुरू कर दिया। अब जब आपने इसे टाइट्रेट किया तो टाइट्रेट करने के बाद इसमें अब आपकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है फॉर एग्जांपल 19.5 आ रही है, ठीक है। 19.5 में से 15.1 को माइनस कर दें तो डिफरेंस कितने का आएगा? 4.4। 4 ml का डिफरेंस आ जाएगा। अब आपने थर्ड रीडिंग जो है वो कितने से लेनी है? 19.5 से लेनी है। फिर आपने क्या काम करना है, 10 ml कहाँ से लेना है आपने? बीकर से। हाँ, बीकर से। बीकर में जो फनल लगी उसके थ्रू आपने 10 ml लेना है। यानी हमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड चाहिए। अगर हम बीकर के अंदर से डायरेक्ट लेंगे तो उसके अंदर अनडिजॉल्व जो है वो भी आपकी पाइपेट में आ सकता है, इसलिए आपने फिल्टर पेपर के थ्रू ही लेना है। आपने 10 ml लिया, लेने के बाद उसको फ्लास्क के अंदर डाला, कॉनिकल फ्लास्क में 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलीन के डाले, फिर टाइट्रेट किया। आपकी जो उस वक्त रीडिंग आई वो आई कितनी? फॉर एग्जांपल ये आ गई आपकी 23.3 आ गई। अच्छा, 23.3 में से माइनस कर दे 19.5, कितना आंसर आएगा? 3.8।
3.8, ये आ गया 3.8। यानी पहली रीडिंग आपकी 4.1 थी, दूसरी 4.4, तीसरी 3.8। इन तीनों का मीन निकाल लें, फिर बताएं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। मीन तो निकालने आता है ना सबको? 4.1। 4.1 यानी आपका जो मीन आया है वो है 4.1। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो यकसा रीडिंग या यूनिफॉर्म रीडिंग या कंकॉर्डेंट रीडिंग है वो है 4.5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है NaH का इस्तेमाल शुदा हजम V2, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 4.1 ml आ जाएगा, जिसको आप उर्दू में लिखे तो मीम लाम लिखते हैं, मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा, अब गर्म करने के बाद महलूल का जो दर्जा हरारत था, पहले 30 था तो 40 था, 40 में आपने 273 ऐड किया तो कितना आ गया? 313। यस सर। ये हो गया। यानी अब अगर आप नोट करें तो अब आपके पास क्या हुआ? अब आपने V1 भी निकाल लिया जो बिफोर हीटिंग वॉल्यूम ऑफ NaH था, V2 भी निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ NaH आफ्टर हीटिंग, T1 यानी टेम्परेचर ऑफ बेंजोइक एसिड बिफोर हीटिंग भी आपने कर लिया, फिर टेम्परेचर ऑफ बेंजोइक एसिड आफ्टर हीटिंग भी कर लिया, यानी T2 भी कर लिया। यानी अब आपके पास T1, T2, V1, V2 सारे के सारे हो गए। अच्छा, जब सारे के सारे हो गए हैं, अब क्या करना है? फॉर्मूला में पुट करेंगे। हाँ, अब ये जो आपके पास ये जो फार्मूला है नीचे, आपने इसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। अच्छा, ये सारे जो वैल्यूज मैं लिखवा रहा था वो सबने नोट कर ली थी ना? यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो फार्मूला है, कौन सा वाला है ये फार्मूला? क्या है फार्मूला? 4.606 T2 मल्टीप्लाई T1 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग V2 अपॉन V1। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेनी है। अच्छा, इसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट करेंगे कि डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल हो गया? इज इक्वल टू 4.606, फिर आपके पास आ गया मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई T1 है। T2 कितना है? 40। 40 नहीं, वो केल्विन में बताएं। 313 था, यही था ना? 40 प्लस 273 करें, कितना आएगा? फिर आपने यस सर 313। इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे? 303 था। 30। यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये हो गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 313 माइनस 303। हाँ, 313 माइनस 303। अच्छा जी, जब ये हो गया, अब आपने आगे क्या लेना है? लॉग V2 अपॉन V1। हाँ, V2 अपॉन V1। V2 कितना है? 4.1। 4.1 था ना? यस सर। और V1 कितना था? 3.5। 3.5। 5। अब आपने इस पूरे को सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर से। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हाँ भी, जल्दी से कैलकुलेटर यूज करें। हाँ भी, नबील। नबील मौजूद हो ना क्लास में? यस सर। हाँ नबील, कैलकुलेशन कर ली आपने ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, जल्दी से कर लें। हरीम जाहिद, हो गई कैलकुलेशन? जालिब अहमद, जावेरिया, मुकद्दस, निम्रा, रोहा,
I'm waiting your answer. बड़ी देर लगा रहे हैं आप लोग। मैथ वालों को तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा हरीम, आपने क्या निकाला? 3001.70। हरीम, अपने आप को अनम्यूट करके बताएं। जी सर। जी अच्छा, सर। बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है ना? जी। अच्छा, ये आपका जो आंसर है वो ये है कैलोरीज पर मोल में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किलो कैलोरीज में। यानी आपके पास ये जो आंसर आया है 3001.70 है, इसको आप कितने से डिवाइड करें कि ये किलो कैलोरीज पर मोल हो जाए? कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 30.01 किलो कैलोरीज पर मोल, यही बनेगा ना? अच्छा हाँ, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनेगा कितना? ये बन जाएगा 3.001 किलो कैलोरीज पर मोल। अच्छा जी, जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यानी अब आपका जो आंसर आया वो कैलोरीज और किलो कैलोरीज में आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? जूल के अंदर। अच्छा, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि 1 कैलोरी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 4.184 के इक्वल होता है। ठीक है ना? यानी आपके ये जो 1 कैलोरी होता है ये इक्वल होता है 4.184 जूल के इक्वल होता है। यानी अब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो कैलोरीज में आपका आंसर आया है ये जूल में आंसर आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाली जो वैल्यू है, ये जो कैलोरी वाली वैल्यू है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ? 4.184 है, तो सॉरी मैंने 3 लिख रही है, 4.184 आया। यानी ये जो आपके पास ये जो कैलोरीज में है ये है 1 कैलोरी जो होगा ये इक्वल होगा 4.184 जूल के इक्वल होगा। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 4.2 बन जाएगा। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है कि अब ये जो मैंने वैल्यू 3001.70 हाईलाइट की है, आपने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है 3001.70 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 4.184 से। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा
वो किसके अंदर हो जाएगा? जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा जूल पर मोल के अंदर। यानी आपने क्या किया, 4.184 से मल्टीप्लाई किया तो ये जूल के अंदर आ गया। अच्छा, अब ये जो जूल वाला आंसर है इसको आप क्या करते हैं, अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से, अब आपका जो आंसर आएगा वो किसके अंदर होगा? हाँ भी किसके अंदर होना चाहिए? किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर आपका आंसर किसके अंदर होगा? किलो जूल पर मोल के अंदर आंसर आएगा। सही है, गुड। आप कमेंट्स में आप लिख रहे हैं आंसर इसके। अच्छा जी, अब जब आपने ये कर लिया, अब क्या होगा कि आपका ये जो है सारी कैलकुलेशन, सारा प्रैक्टिकल आपका तकरीबन कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या होगा? ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है, नतीजा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू वैल्यू लिखी हुई किलो कैलोरी पर मोल। आपने क्या करना है, आप लिखेंगे महलूली हरारत, जो या लिख लेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फिर आपने उसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपने लिख देनी है। फिर आप अगेन लिखेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन इन किलो कैलोरी पर मोल, फिर आप ये वाली वैल्यू लिख देंगे। फिर आप हीट ऑफ सॉल्यूशन इन जूल पर मोल में आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और हीट ऑफ सॉल्यूशन इन किलो जूल पर मोल में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी अब आप क्या करेंगे, आपने 4 वैल्यूज लिखनी है, यानी 4 रिजल्ट आप लिखेंगे, और पेपर में भी आपने 4 ही करने हैं। आपकी ये जो, अगर आप लोगों के पास ये वाली जो है प्रैक्टिकल वाली बुकलेट है, तो इस बुकलेट के अंदर तो ये जो है ये इतना नहीं होगा, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसके 4 आंसर लिखने हैं। सही है, सबको समझ आ गया प्रैक्टिकल?